नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन को जानेंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के अपने सीरीज को हमने स्टार्ट किए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में शेयर जरूर कीजिएगा और लगातार चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कुछ चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप लोग जानते हैं सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा, सोनभद्र है। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। सबसे बड़ा जिला कौन, सबसे छोटा जिला कौन, जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन, जनसंख्या में सबसे छोटा कौन। तो ये बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हम आपको दे चुके हैं। यदि आपने देखना हो हमारा वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितनी भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती हैं उसमें उत्तर प्रदेश से लेकर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप किसी पीसीएस तक में उठा कर देख लीजिए। ठीक है, आने वाले लेखपाल में है, पेट में है, या और जो भी उत्तर प्रदेश में आयोजित होंगी परीक्षाएं उन सभी में इससे कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन जरूर रहेंगे। ओके, और बहुत कम सिलेबस, सबसे बड़ी बात तो यही है। और इंटरेस्ट के साथ आप लोग पढ़िएगा, पूरा हम इसको ख़त्म करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। देखिए, उत्तर प्रदेश को हम मुख्यतः 4 भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। पहला जो है वो है हमारा भांबर का क्षेत्र। क्या बोलते हैं, भांबर का क्षेत्र। भांवर का क्षेत्र भी बोल सकते हैं, भांवर का क्षेत्र बोलो या भांबर का क्षेत्र बोलो, जो भी आप बोल सकते हैं। तो भांवर का क्षेत्र बोलते हैं। दूसरा होता है आपका, अच्छा, भांवर के क्षेत्र में एक चीज़ होता है, एक चीज़ ये होता है, भांवर का क्षेत्र जो है पूरब में अगर मैं बात करूं तो इसकी चौड़ाई जो है थोड़ा कम है, लेकिन जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ मुड़ते जाएंगे इसकी चौड़ाई बढ़ती चली जाती है। ठीक है, भांवर के क्षेत्र में क्या होता है कि पूरब की तरफ से जब पश्चिम की तरफ जाते हैं तो इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है, लेकिन इसके नीचे ही आता है आपका तराई का क्षेत्र। तराई के क्षेत्र में क्या होता है, पश्चिम से जैसे जैसे हम पूरब की तरफ जाते हैं तो इसकी चौड़ाई बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो तराई वाले क्षेत्र में क्या होता है, तराई का क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने बताया भांबर का क्षेत्र। तो भांवर का क्षेत्र या भांबर का क्षेत्र, जो भी आप बोलना चाहें, भांवर का क्षेत्र पूरब से पश्चिम की तरफ इसकी चौड़ाई बढ़ती है, जबकि तराई वाला जो क्षेत्र होता है उसमें पश्चिम से पूरब की तरफ चौड़ाई बढ़ती है। इस चीज़ को जान लीजिए। अच्छा, पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण तो आप जानते हैं ना। अगर मैं बना दूं आपको तो ये उत्तर, नीचे दक्षिण। ठीक है, ये क्या है, पूर्व है, और ये क्या है, पश्चिम है। तो इधर वाला जो साइड है ये पूरा, ये क्या है, पश्चिम है, और ये सब क्या है, पूरब है। अच्छा, इसमें कुछ विशेषता भी होती है। देखिए, भांवर के क्षेत्र में क्या होता है, भांवर के क्षेत्र में क्या होता है, जैसे पहाड़ों से नदियां गिरती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े चट्टानों को लुढ़काते हुए ले आती हैं। तो यहाँ पर मेनली आप पाएंगे बड़े बड़े चट्टान मिलेंगे। क्या मिलेंगे, ऐसे शिलाएं मिलेंगी। ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े कंक्रीट मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। तो जब नदियाँ आती हैं इस क्षेत्र में, भांवर के क्षेत्र में आती हैं तो विलुप्त हो जाती हैं, वो दिखाई ही नहीं देती। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि किस क्षेत्र में नदियाँ जो है विलुप्त हो जाती हैं, तो इसी भांवर के क्षेत्र में जो नदियाँ आती हैं हिमालयी क्षेत्र से, वो सारी विलुप्त हो जाती है। इसमें समझ रहे हैं बात को। अच्छा, अगर मैं इसमें बात करूं कि लोग यहाँ जो रह रहे होते हैं किस प्रकार का जीवन यापन करते हैं, तो यहाँ पर देखिए पानी पानी रहता है, तो कटीली थोड़ा बहुत झाड़ियाँ होती हैं, तो पशुपालन का यहाँ मुख्यतः काम किया जाता है। ठीक है, लेकिन उसके नीचे वाला जो क्षेत्र है, तराई का क्षेत्र है, उसके नीचे जो क्षेत्र आपको देख रहे हैं तराई का क्षेत्र, तराई का क्षेत्र पश्चिम से पूरब की ओर जैसे जैसे आप बढ़ते हैं कि क्षेत्र बढ़ता जाता है। और इसमें क्या होता है, नदियाँ पुनः दिखाई देना हमको शुरू कर देती हैं। ठीक है, जैसे हम तराई के क्षेत्र में एंटर करते हैं तो नदियाँ पुनः हमको दिखाई देने लगती हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि विलुप्त हुई नदियाँ दोबारा कहाँ दिखाई देती, किस क्षेत्र में हमको दिखाई देती हैं, तो इसी तराई वाले क्षेत्र में।
ठीक है। जब हम लोग बारिश पढ़ेंगे वर्षा के बारे में तब भी वहाँ भी बताएंगे कि तराई के क्षेत्र में सबसे सर्वाधिक बारिश हो जाती है ना। पर्टिकुलर जगह की बात करें तो गोरखपुर है, आप जानते हैं, पर्टिकुलर जिला उत्तर प्रदेश का। लेकिन अगर मैं क्षेत्र की बात करूंगा तो वहाँ ये बताऊंगा कि वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, तराई क्षेत्र में। तो तराई के क्षेत्र में क्या होती है, नदियाँ पुनः दिखाई देने लगती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ अगर मैं जो है आपके फसल की बात करूं तो यहाँ मुख्यतः जो है आपकी गन्ना और धान की खेती की जाती है। क्यों? पानी की अधिकता होती है और दूसरा चीज़ क्या होता है, दलदली होता है। और आप जान रहे हैं अगर दलदल होगा, जहाँ पर पानी रहेगी, उमस रहेगा, तो इससे क्या होता है, ये जो पूरब वाला जो क्षेत्र होता है ना, काफ़ी ज़्यादा बीमारियों से जो है ग्रसित क्षेत्र होता है। आप गोरखपुर जाइए, उधर साइड जाइएगा तो आप मच्छरों का प्रकोप है या छोटे छोटे और बहुत सारे कीड़े मकोड़े आप बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और लोग तरह तरह की बीमारियों से क्या रहते हैं, ग्रसित रहते हैं। अभी आएगा, जैसे बारिश के मौसम चलने वाला है तो उमस आती है ना, जब उमस आती तो आप अधिकतर गाँव में भी देखते होंगे या शहरों में भी देखते होंगे, लोग ज़्यादातर लोगों को उल्टी, दस्त या बुखार आना शुरू हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। वैसे योगी जी ने तो एम्स भी गोरखपुर में खुलवा दिया है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अभी तो निर्माणाधीन है, अभी तो काम चल रहा है उसका। अब बात कर लेते हैं, देखिए ये तो हो गया आपका भावर का क्षेत्र। भावर का क्षेत्र आप समझ में आ गया, भावर का क्षेत्र बोले, भावर का क्षेत्र बोलो, ठीक है। भावर का क्षेत्र भी इसको बोलते हैं, भावर का क्षेत्र, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब आते हैं उत्तर प्रदेश का जो मध्य का मैदान है, उत्तर प्रदेश के मध्य मैदान। देखो उत्तर प्रदेश के जो मध्य का मैदान है उसको दो भागों में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक को हम लोग बोलते, देखो इसी में गंगा यमुना के द्वाबा से मिलकर मुख्यतः ये मैदान निर्मित होता है और इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं खादर का क्षेत्र, क्या बोलते हैं, खादर का क्षेत्र, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं बांगर का क्षेत्र, बांगर का क्षेत्र, ठीक है। एक को बोलते हैं हम लोग खादर का क्षेत्र और दूसरे को हम लोग बोलते हैं बांगर का क्षेत्र। क्या होता है थोड़ा इसको भी जान लीजिए। देखिए खादर का क्षेत्र ऐसे क्षेत्र को बोला जाता है जहां पर नदियां जब बाढ़ में आती हैं तो अपने साथ जो है कुछ न कुछ मिट्टियां ले जाती हैं, और क्या होता है जब बाढ़ आती है तो अपने कुछ क्षेत्र को डुबा देती है आसपास के। जैसे मान लीजिए ये नदियाँ आ रही है, अब इसमें बाढ़ आया तो कुछ अपने अगल बगल क्षेत्र को क्या कर देते, जल प्लावित कर देती है, मतलब वहाँ पर जल पहुँच जाता है। और जब जल पहुँचता है तो क्या होता है कि देखो जहाँ पर मेन स्ट्रीम होती है वहाँ तो बहुत तेज जो है धारा बहती है, लेकिन किनारे पर जहाँ बाढ़ का पानी पहुँचता है वहाँ पर पानी रुक जाता है। तो जब रुकता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि मान लीजिए गिलास में आप जो है थोड़ा सा ढोल लेके और उसको घुमा दीजिए, पानी के साथ घोल लीजिए और फिर उसको पुनः रख दीजिए, तो क्या होता है, डिकंटेशन प्रोसेस होता है, मतलब मिट्टी बैठ जाती है, सेंडिमेंटेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। डिकंटेशन में हम पानी को बाहर निकाल सकते हैं, मिट्टी अपनी बची रह जाती है, ठीक है। तो सेंडिमेंटेशन और डिकंटेशन, ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है वही सेम यहाँ पर भी होता है। मतलब कि जब जो है बाढ़ का पानी पहुंचता है, जब पहुंचता है तो क्या होता है, सम हो जाता है, मतलब थोड़ा रुक जाता है, और जैसे रुका तो उसमें जो अपने साथ मिट्टी लाई होती है वो वहीं पर बैठ जाती है। तो इसके द्वारा क्या हो जाता है कि वहाँ की जो मिट्टी होती है उसके ऊपर एक और मिट्टी की परत चढ़ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार के हम क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं खादर का क्षेत्र। और आपको जानकर हैरानी होगी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, इसकी फर्टिलिटी क्षमता दूसरे जो मिट्टियाँ होती हैं या दूसरा जो क्षेत्र होता है उससे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर जो इसकी जो है जो उपजाऊ क्षमता होती है, ठीक है। इसीलिए आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में या पंजाब वाले जो एरिया है, ठीक है, जहाँ पर नदियाँ हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं पंजाब वाले क्षेत्र में भी, और उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है, तो इसमें आप लोग देखे होंगे उपजाऊ क्षमता भी, उनकी फर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो खादर का क्षेत्र आपको समझ में आया होगा कि खादर के क्षेत्र ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं जहाँ पर बाढ़ का पानी पहुँच जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी खादर के क्षेत्र में और बांगर के क्षेत्र में इनको हम लोग दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं। एक बोलते हैं नवीन जड़ोर मृदा और दूसरे को बोलते हैं पुरानी जड़ोर मृदा। तो आप समझ गए होंगे नवीन जड़ोर मृदा कहाँ पाई जाएगी, खादर के क्षेत्र में, और जो पुरानी जलोढ़ मृदा होगी वो कहाँ पाई जाएगी, बांगर के क्षेत्र में। जलोढ़ मृदा दोनों जगह पाई जाती है। अच्छा, बांगर के क्षेत्र किसे कहते हैं, तो बांगर के क्षेत्र ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, या कभी पहुंचा करता रहा होगा लेकिन अब नहीं पहुंचता है,
ठीक है। तो ऐसे क्षेत्रों को हम लोग बोलते हैं बांगर का क्षेत्र। और फर्टिलिटी की बात करूं, उपजाऊता की बात करूं, तो खादर का क्षेत्र ज्यादा उपजाऊ होता है अपेक्षा के बांगर का क्षेत्र के, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। और आप लोग जानते हैं कि कितना ज्यादा अन्न उत्पादन होता है, ठीक है। जो लोग कछारी इलाकों में रहते हैं, कछारी इलाकों का मतलब है गंगा यमुना के किनारे रहने वाले जो लोग होते हैं, उनसे कभी आप पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि जो भूमि पानी में डूब जाती है बाढ़ में, लेकिन दूसरे जब ऋतु में उसमें हम जो है फसल उत्पादन करते हैं तो दूसरे मिट्टियों की अपेक्षा ज्यादा उत्पादकता होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। फिर तीसरा चीज है हमारा बुंदेलखंडी क्षेत्र। क्या है? बुंदेलखंडी क्षेत्र। ये पूरा क्षेत्र बुंदेलखंडी क्षेत्र, यहाँ आपका चित्रकूट से लेकर चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है, झांसी है, ललितपुर है, जालौन है, ये सब कौन से है? हमीरपुर है। ये आपका जो है बुंदेलखंडी क्षेत्र कहलाता है। बुंदेलखंडी क्षेत्र, बुंदेलखंड, ठीक है, या बुंदेलखंडी क्षेत्र जो बोल सकते हैं आप। बुंदेलखंडी क्षेत्र कौन कौन से इसमें आते हैं? चित्रकूट, बांदा, महोबा, ठीक है, झांसी, ललितपुर, जालौन और हमीरपुर। ये ऐसे जिले हैं जो बुंदेलखंडी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर भी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। काली मृदा भी पाई जाती है और इसके अलावा दूसरी मिट्टियाँ भी पाई जाती हैं, उनका अलग अलग नाम होता है, ठीक है। तो आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं मिट्टी के बारे में भी आपको बता देता हूँ कहाँ कैसे किस प्रकार की मिट्टी मिल जा रही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए बुंदेलखंडी क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है उसको हम कई नामों से जानते हैं। जैसे हम बोलते हैं वहाँ पर मिट्टी की बात कर दूँ, मिट्टी, ठीक है, तो बोलते हैं हम लोग राकड़, ठीक है, पाड़, और इसके अलावा भोटा मृदा, ठीक है। लेकिन बुंदेलखंडी क्षेत्र में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ काली मिट्टी भी पाई जाती है, ठीक है। काली मृदा भी बुंदेलखंडी क्षेत्र में पाई जाती है। काली मृदा इस पूरे बुंदेलखंडी क्षेत्र में कहीं कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां काली मृदा पाई जाती है। तो यहाँ जो काली मृदा पाई जाती है उसको हम लोग भी कई नामों से जानते हैं। जैसे हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग दोमट, ठीक है, रेगुर, करेल, ठीक है। तो इस प्रकार से कई नामों से इनको हम लोग जानते हैं। फिर आते हैं हम लोग कि उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। तो लाल मिट्टी वाला जो क्षेत्र है वो आपका मुख्यतः ये आपका यहाँ पर मिलता है सोनभद्र और मिर्जापुर, दोनों आसपास ही हैं, एकदम लगे हुए हैं। मिर्जापुर, तो सोनभद्र और मिर्जापुर में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी पाई जाती है, पहाड़ी चट्टानों से टूटती है लाल मिट्टी। तो ये मुख्यतः मिर्जापुर सोनभद्र में पाई जाती है। ऐसा नहीं कि बुंदेलखंड में लाल मिट्टी नहीं पाई जाती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में ये आपका सोनभद्र में पाई जाती है। सोनभद्र के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताया हुआ है। सोनभद्र में हमने बताया कि यहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती, चाहे परसेंटेज में कहें या जनसंख्या में, मतलब संख्या में कहें, दोनों में सोनभद्र में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा हमने बताया कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। इसके अलावा हमने ये भी बताया कि सोनभद्र सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इतनी सारी जानकारी दी है सोनभद्र के बारे में। अभी और आगे जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे तो सोनभद्र के बारे में और बहुत सारी जानकारियाँ भी आपको देंगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन में हमने बहुत सारी चीज़ पढ़ा। 2-3 क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। अगर कभी आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वायु मतलब हवा के द्वारा मृदा अपरदन होता है, तो आप बता सकते हैं। तो वो क्षेत्र है आपका आगरा और मथुरा, यहां पड़ता है। कौन से? आगरा और मथुरा। आगरा मथुरा ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हवा के द्वारा, वायु के द्वारा सबसे ज्यादा मृदा अपरदन होता है। और अगर पूछ ले कि जल के द्वारा सबसे ज्यादा मृदा अपरदन कहाँ होता है, तो देखिए जल के द्वारा मृदा अपरदन सबसे ज्यादा आपका तराई के क्षेत्र में होता है। कहाँ पर होता है? तराई के क्षेत्र में होता है, या शिवालिक का जो क्षेत्र होता है वहां पर बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ऑप्शन जब देखेंगे तो यही क्षेत्र आपको देगा। शिवालिक के क्षेत्र बोल सकते हैं, तराई के क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या होता है? जल के द्वारा मृदा अपरदन होता है।
तीसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कभी कि बताइए नदियों के द्वारा जो जलाप्लावित क्षेत्र होता है वहां पर पाई जाने वाली मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप जानते हैं नवीन जलोढ़ मृदा बोलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसको एक और नाम से हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ढूंढ मृदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ढूंढ मृदा, ढूंढ मृदा, ठीक है, ढूंढ मृदा, ढूंढ मृदा, ढूंढ नहीं ढूंढ, ठीक, समझ में आया। तो उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन में आज हमने आप लोगों को ये सारी चीज़ें की जानकारी दिया। यदि आपको समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए, लाइक किया करिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और आने वाली परीक्षाओं के लिए जोरदारी से लग जाइए, मन से लग जाइए, और जब भी मन करे तब आप जो है बस कोई किसी भी चीज़ में समस्या हो तो कमेंट भी कर दिया करिए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।